Hello students, myself Sunita Gehlot with a new e-content on topic social development. This is social development part 3. In previous social development parts, we discussed about the meaning, definition, characteristics and social development during different stages. Today we discuss the 3 topics in this part: agents of socialization, social acceptance and social एडजस्टमेंट। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण के प्रचारक, सोशल एक्सेप्टेंस यानी समाजीकरण, समाज की स्वीकृति, और सोशल एडजस्टमेंट समाज के अंदर हमारी स्वीकृति समायोजन जो है। ये 3 टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले हम लेते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसे समाजीकरण के प्रचारक भी कहते हैं। समाजीकरण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, धीमी गति से चलती है और जैसे जैसे हम परिपक्व होता जाते हैं वैसे वैसे हमारा समाजीकरण सुदृढ़ होता चला जाता है। लेकिन इस पर बहुत सारे जो प्रचारक हैं उनका प्रभाव पड़ता है। तो हम एक एक करके सभी समाजीकरण के जो प्रचारक हैं जिनके द्वारा ही समाजीकरण होता है को देख लेते हैं। पहला आता है परिवार। समाज को सुदृढ़ और सुनियोजित बनाने के लिए समाजीकरण महत्वपूर्ण आधार है। इसकी प्रक्रिया अत्यंत जटिल और लंबी है। इस कार्य में अनेक संस्थाएं समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से योगदान देती है। समाजीकरण की दिशा में परिवार, मित्र मंडली, व्यवसाय संगठन, विद्यालय, पड़ोस, सांस्कृतिक समूह आदि का योगदान होता है। समाजीकरण की दृढ़ता और सफलता इन संस्थाओं या प्रचारकों के अनुकूल की दिशा पर निर्भर करता है। परिवार। समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रचारक है, क्योंकि बालक परिवार में जन्म लेता है और लंबे समय तक विभिन्न क्रियाओं के लिए पारिवारिक सदस्यों से जुड़ा रहता है। परिवार में ही उसे समाज की प्रथाओं, रीति रिवाजों एवं संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। परिवार एक प्राथमिक और सार्वभौमिक संस्था है। परिवार में रहकर बालक को पति, पिता, पत्नी, माता, पुत्र, भाई और पुत्री, बहन की भूमिकाओं का ज्ञान और एहसास होता है। परिवार के अन्य सदस्यों परिवार अनेक सदस्यों का समूह होता है, जिसमें विभिन्न आयु, लिंग और पदों के व्यक्ति होते हैं। उनके व्यवहार से बालक सहयोग, प्रेम, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुणों को अपनाता है। परिवार बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में पारिवारिक सदस्यों का सहयोग एवं उनकी दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवार का बालकों के समाजीकरण पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। पारिवारिक वातावरण बालकों के सामाजिक विकास का प्राथमिक आधार है। यदि परिवार निर्धारित है, माता पिता में वैचारिक मतभेद, यौन संतुष्टि का अभाव या अन्य किसी भी कारण से माता पिता में अनबन या तनावपूर्ण संबंध है, तो बालकों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे दूषित वातावरण में रहने के कारण बालकों में परिवार से लगाव कम हो जाता है, वे पृथक और गुमसुम रहने लग जाता है। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक बार वे आपराधिक व्यवहारों में संलग्न हो जाता है। अनेक बार अत्यंत सुखद आर्थिक स्थिति भी बालकों के नैतिक पतन की ओर ले जाती है। अतः परिवार का परिवेश समाजीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रचारक है। दूसरा जो प्रचारक के रूप में जिसका प्रभाव पड़ता है वो है शिक्षण संस्थाएं। समाजीकरण के प्रचारकों में विभिन्न स्तरों वाली शिक्षण संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षण संस्थाओं में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। विद्यालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्था है, क्योंकि इसी प्रथम स्तर से बालक शिक्षा के महत्व को समझता है तथा उसमें नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक गुणों का समावेश होता है। यहीं से बालक के जीवन का पथ का मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षण संस्थाओं में बालक प्रमुख रूप से अध्यापकों, साहित्य तथा साथियों से सांसारिक ज्ञान प्राप्त करता है। अध्यापकों के आदर्श, आचरण, विचार, भाषा और रहन सहन से बालकों का चरित्र प्रभावित होता है। पुस्तकों और साहित्य से वह नवीन ज्ञान प्राप्त कर मानसिक क्षमता का विकास करता है। विद्या ददाति विनयम इन संस्थाओं का मूल है, जो कि बालक को अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। शिक्षण संस्थाएं बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
अब आता है धार्मिक संस्थाएं। व्यक्ति के जीवन पर धार्मिक संस्थाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ईश्वर का डर एवं श्रद्धा के कारण बालक में नैतिकता, पवित्रता, न्याय, ईमानदारी, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, दया आदि गुणों का विकास धर्म में विश्वास और निष्ठा से ही होता है। धर्म कोई भी हो, सभी का मूल उद्देश्य मनुष्य को चरित्रवान और सांस्कृतिक जीवन प्रदान करने में सहायक है। धार्मिक भय के कारण व्यक्ति अपने आप को अनैतिकता, क्रूरता रूपी व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार धार्मिक संस्थाएं भी अपना प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर डालती है। फिर आता है राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाओं का आशय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से धन का कारोबार करने वाले केंद्रों से है। मनुष्य के लिए अर्थ व्यवसाय में रक्त के रूप में कार्य करता है। धन अंतिम लक्ष्य नहीं है, किंतु अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन अवश्य है। जीवन का प्रत्येक पहलू किसी न किसी प्रकार धन से जुड़ा है, इसलिए ये संस्थाएं मनुष्य के सफल जीवन की दिशा का मार्ग प्रशस्त करती है। बाजार, बैंक, दुकान या घरों में किए जाने वाला व्यवहार आर्थिक संस्थाओं से प्रभावित होता है। इन संस्थाओं के संपर्क से व्यक्ति के में सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं समायोजन का भाव पैदा होता है। वर्तमान वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में मनुष्य की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां आर्थिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित होती हैं। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजीकरण दोनों के व्यवहारिक सिद्धांत को आधार प्रदान करता है। इसका अध्ययन व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है। जिसने आर्थिक सिद्धांत में विशेषता प्राप्त कर ली है, वह अपने ज्ञान का व्यावसायिक संपन्नता में प्रयोग करता है। व्यावसायिक संस्थाएं आय और रोजगार पैदा करती हैं। इनसे सभी वर्ग लाभान्वित होते हैं और जन कल्याण की भावना और प्रबल होती है। अब आता है राजनीतिक संस्थाएं। व्यक्ति के समाजीकरण में राजनीतिक संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। विश्वव्यापी राजनीतिक हस्तक्षेप ने समाजीकरण का संपूर्ण ढांचा बदल कर रख दिया है। ये संस्थाएं निरंतर समाजीकरण पर हावी हो गई हैं। समाजीकरण पर इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं रह सकता। ये संस्थाएं व्यक्ति में आत्मबोध कराती हैं। विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से समाजीकरण होता है। तानाशाही शासन में व्यवस्था में सुरक्षा, स्वतंत्रता, सहजता का अभाव होने के कारण समाजीकरण के विकास में बाधा आती है। इसके विपरीत प्रजातंत्रीय एवं कल्याणकारी व्यवस्था में सरकार समाज के कल्याण के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि के लिए अनेक कार्य करती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे व्यक्तित्व निर्माण में सरलता एवं स्वाभाविकता आती है। आज राजनीतिक कृत्यों में भाग लेना आवश्यक है। इस भागीदारी से ही व्यक्ति अधिकार, दायित्व, काम की दशा और दिशा संबंधी जानकारी ग्रहण करता है। राजनीतिक संस्थाओं का अनुकरण एक सफल नागरिक की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक है। अब आता है पड़ोस। परिवार के आसपास निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ोस अधिक सक्रिय होने के कारण ग्रामीण बालकों पर पड़ोस का अधिक प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी बच्चे को स्नेह, प्यार, आत्मीयता, अन्य नई बातों का ज्ञान कराते हैं। पड़ोस समय समय पर उनके द्वारा उपेक्षित आचरण का अनुभव कराकर बच्चों के सामाजिक विकास में सहायता पहुंचाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट प्रचारक विवाह। विवाह भी समाजीकरण का महत्वपूर्ण चक्र है। विवाह के बाद लड़के और लड़की को भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका निभानी होती है। लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे परिवार में प्रवेश करती है, जहाँ उसे भिन्न भिन्न वातावरण में जीवन निर्वाह करना होता है। अतः उस परिवार के नियम, रहन सहन, संस्कृति, विचारधारा में से समायोजन करना सीखना पड़ता है। उन्हें एक दूसरे के प्रति त्याग करना होता है, एक दूसरे में विश्वास और निष्ठा रखनी होती है, जो कि समाजीकरण की एक नींव कहलाता है। इस तरह से विवाह जो है अपनी भूमिका निभाता है। फिर आता है क्रीड़ा समूह। खेलने वाले बच्चों के समूह समाजीकरण के महत्वपूर्ण प्रचारक हैं। जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम पारिवारिक सदस्यों के संपर्क में आने के पश्चात अपने हम उम्र बच्चों के साथ उठने बैठने, खेलने कूदने से बच्चा अनेक बातें सीखता है। खेल समूह में रहकर बच्चों में खेलने के नियम, नियंत्रण और नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। बच्चों में विचारों का आदान प्रदान, वस्त्र धारण करना, एक दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व की भावना खेल समूह में रहकर किए जाती है। खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की भावनाएं भी ग्रहण करता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धी युग में व्यक्ति मार्गदर्शन के लिए अपनी समान आयु के व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। अपने द्वारा किए गए निर्णयों की हम अपने
हम अब अपने हम उम्र व्यक्तियों की स्वीकृति मिलने पर उसमें आत्मसंतुष्टि और विश्वास आता है। मित्रों के समूह से वह ज्ञान प्राप्त होता है जो परिवार के सदस्यों से नहीं दे सकते। अतः खेल समूह वर्तमान समय में समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण एजेंट की तरह कार्य करता है। नातेदारी समूह। नातेदारी समूह से आशय रक्त संबंधता और सभी रिश्तेदारों से है। इसमें भाई बहन, सास ससुर, देवर भाभी, मामा मामी, साला साली, बुआ फूफा, मौसा मौसी आदि को सम्मिलित किया जाता है। सभी की अपनी भूमिका होती है। इनके संपर्क में आने से व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। फिर आता है सांस्कृतिक समूह। विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे अकादमी, कवि सम्मेलन, नाट्य मंडली, क्लब आदि व्यक्ति के सामाजिक विकास में भूमिका निभाते हैं। ये संस्थाएं व्यक्ति को अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों, वेशभूषा, साहित्य, कला आदि से परिचित कराती है, जिससे कि उनके ज्ञान और व्यक्तित्व का विकास होता है। इन सभी संस्थाओं के अतिरिक्त किसी भी अजनबी के संपर्क में आने पर व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार करता है। इससे उसके विचार और कार्यशैली का दायरा बढ़ता है और समाजीकरण दृढ़ होता जाता है। तो ये थे कुछ समाजीकरण के प्रचारक जो कि समाजीकरण में मदद करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सामाजिक स्वीकृति, जिसे सोशल एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है। पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। सामाजिक स्वीकृति का आशय समाज द्वारा बालक को अपने समूह से उसके कार्य के लिए मान्य स्थिति को सामाजिक स्वीकृति कहा जाता है। प्राय प्रत्येक बालक किसी न किसी समूह में अपना विशिष्ट स्थान बनाने का प्रयास करता है। वह उस समूह को चुनता है जिसमें सामाजिक गतिशीलता की संभावना अधिक होती है, ताकि उसकी महत्वाकांक्षाएं और आशाओं की पूर्ति हो सके। सामाजिक स्वीकृति के लिए समूह के अन्य व्यक्ति उसकी स्थिति का मूल्यांकन करके एवं अन्य सदस्यों से तुलना कर उपयुक्त पाए जाने पर उस समूह में सहचर चुन लेते हैं। इस प्रकार बालक को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। सामाजिक स्वीकृति मिलना बालक की सफलता का सूचक है, क्योंकि उससे समूह में सामाजिक स्थान ग्रहण करने का अवसर मिल जाता है। अपने विचारों, शैली, योग्यता, नियमबद्धता के गुणों के कारण समूह के शेष सदस्य उसके साथ खेलना, उठना बैठना, विचार विमर्श करना पसंद करते हैं। जब व्यक्ति किसी समूह का सदस्य बन जाता है तो वह ऐसे समूह के मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार प्रतिमान को अपना लेता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह समूह के साथ समरूपता स्थापित कर लेता है। समूह से असमता स्थापित करने को वही एक उचित समझा जाता है, जहाँ तक सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से अकार्यात्मक ना हो। अब आता है कि सामाजिक स्वीकृति के प्रभाव क्या पड़ते हैं। जब व्यक्ति सामाजिक समूह के लिए स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो उसके मूल्यों, आदर्शों एवं आचरण को अपने व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। तो इस बात की संभावना रहती है कि कालांतर में उसकी सामाजिक स्थिति ऊंची उठ जाए, उसका स्तर जो है वो बढ़ जाए। समाज विशेष में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में सामाजिक स्वीकृति प्रमाणित हुई है। सामाजिक स्वीकृति व्यक्ति के अग्रिम समाजीकरण में सहायक होती है। व्यक्ति उन अभिवृत्तियों, मूल्यों, आदर्शों और व्यवहार प्रतिमानों को अपना लेता है जिसकी समूह अपेक्षा करता है। इस प्रकार अग्रिम समाजीकरण मुक्त सामाजिक संरचना वाले समाजों में प्रकार्यात्मक है। सामाजिक स्वीकृति का भोजन, पोशाक, भाषा, शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। व्यक्ति अपने आप को समूह के अनुरूप परिवर्तित कर लेता है। अब आता है सामाजिक स्वीकृति का वर्ग विभाजन। कैटेगराइजेशन कैसे कैसे है सोशल एक्सेप्टेंस का। प्रमुख स्टार, ऐसे बच्चों की संख्या कम होती है, वे सर्वगुण संपन्न होते हैं, अतः समूह का प्रत्येक सदस्य उन्हें अपना घनिष्ठ मित्र बनाने की कोशिश में रहता है। प्रमुख जो स्टार बच्चे होते हैं, जो व्यक्तित्व होते हैं, उनमें विशेष गुणों मिलते हैं और उन्हें सब उनके साथ काम करना चाहते हैं। स्वीकृत, ये भी एक वर्ग है। स्वीकृत बालकों में अनेक गुण और विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए अधिकतर लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, लेकिन अनेक बार अनुपयोगी या समाज विरोधी कार्य कर अपने स्तर को गिरा लेते हैं। पृथक या एकाकी, एकाकी बच्चे वे होते हैं जो सदैव अलग रहना पसंद करते हैं, वे प्राय अंतर्मुखी होते हैं। आरोहक यानी क्लाइंबर्स, यह बच्चों का ऐसा वर्ग है जिनकी इच्छा समाज में अधिक एवं ठोस रूप में अनुग्रहित समूह द्वारा स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। समाज अग्रहित फ्रिंजर, यह समाज अग्रहित वर्ग के बालकों को सामाजिक स्वीकृति ठोस रूप में प्राप्त नहीं होती है। ये बालक समूह सदस्यों के विरुद्ध कार्य करने पर तुरंत सामाजिक स्वीकृति खो देते हैं। उपेक्षित,
यह वर्ग उस समूह को इस वर्ग में उस समूह को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें समाज न तो पसंद करता है ना नापसंद। ये अपनी शारीरिक, मानसिक व पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उपेक्षित हो जाते हैं। समूह के सदस्यों का उन पर विशेष ध्यान नहीं होता, उनसे किसी प्रकार के विचार विमर्श या सुझाव नहीं लिए जाते, प्राय इन्हें कुछ भी प्रस्तावित करने के लिए नहीं होता। समाज स्वीकृत बालक में आत्मविश्वास होता है, वे सुरक्षित और खुश रहते हैं, उनके विचारों में सकारात्मकता और दृढ़ता होती है। तो ये था सामाजिक स्वीकृति का टॉपिक जिसकी हमने अभी चर्चा की है। अब आता है लास्ट टॉपिक, सामाजिक समायोजन। रीति रिवाजों, मूल्यों, विश्वासों, व्यक्ति द्वारा अपने को सामाजिक प्रतिबंधों एवं संस्कृति के अनुसार अनुकूलन की प्रवृत्ति को सामाजिक समायोजन कहा जाता है। वर्ग समायोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सामाजिक समायोजन को अनेक तत्व भी प्रभावित करते हैं, जैसे शारीरिक ढांचा। बालक के सामाजिक समायोजन पर उसके शारीरिक ढांचे और स्वास्थ्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जो बालक शारीरिक दृष्टि से पुष्ट होते हैं वे सामाजिक समायोजन में कुशल होते हैं, इसलिए सामाजिक समायोजन शीघ्र, सरल और सहज रूप में हो जाता है। नेक्स्ट आता है बुद्धि। सामान्य या तीव्र बुद्धि वाले बालकों का सामाजिक समायोजन कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र हो जाता है। तीसरा आता है संस्कृति। सामाजिक समायोजन की क्षमता सांस्कृतिक वातावरण से भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि विभिन्न धर्म और संप्रदायों से जुड़े बालकों के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक चिंता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर विभिन्न सामाजिक समस्याओं की चिंता करना स्वाभाविक है। प्रत्येक बालक बालिका में सामाजिक मान्यता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। जिन बालकों में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है उन्हें सामाजिक समायोजन में सरलता रहती है। फिर आता है समुदाय। परिवार के बाद बालक का समाजीकरण समुदाय में होता है। समुदाय समाज का व्यवस्थित अंग है। समुदाय में बालक भी विभिन्न गुणों वाले मित्रों के मध्य रहता है। वे मित्र उसके सामाजिक समायोजन में मदद करते हैं। जिस प्रकार का समुदाय होगा वैसी आदतें और व्यवहार करने का तरीका बालकों में आता है। नेक्स्ट आता है तत्व परिवार। समाज के अंदर सामाजिक समायोजन के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। परिवार का बालक पर स्थायी प्रभाव होता है। परिवार का वातावरण तथा परिवार के आर्थिक सामाजिक स्तर से बालकों को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवार के बालकों में हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, जिससे सामाजिक समायोजन में कठिनाई का अनुभव होता है। विद्यालय। बालक के सामाजिक समायोजन का स्तर विद्यालय से भी निर्धारित होता है। विद्यालय सामाजिककरण का प्रमुख स्थल एवं सक्रिय उपकरण है। विद्यालय का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। बालकों के विचारों में दृढ़ता, उदारता, राष्ट्रीयता और कर्तव्य परायणता के गुणों का विकास विद्यालय द्वारा ही होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण सामाजिककरण का कारक है। फिर आता है मनोरंजन सुविधाएं। मनोरंजन तथा खेल के समुचित अवसर और सुविधाएं सामाजिक समायोजन में सहायक होती है। इन सुविधाओं से वंचित बालक में समाज विरोधी प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। उन्हें सामाजिक तिरस्कार का भागीदार होना पड़ता है, अतः सामाजिक अस्वीकृति का भय हमेशा बना रहता है। तो ये थे सामाजिक समायोजन में को प्रभावित करने वाले कारक तत्व जिनके द्वारा सामाजिक समायोजन सही से नहीं हो पाता है या हो पाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा शारीरिक ढांचा, बुद्धि, संस्कृति, सामाजिक चिंता, समुदाय, परिवार, विद्यालय, ये सब अगर सही हैं तो समायोजन अच्छी तरह से हो जाता है। अदरवाइज जो पर्सन है, व्यक्ति है, वो कुसमायोजित रहता है। इस प्रकार सामाजिक समायोजन का ये टॉपिक भी यहीं समाप्त होता है। तो आज की चर्चा के साथ ही सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास वाला जो चैप्टर है वो आज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।